नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 102वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं भारत में चुनावों की। यह हमारा तीसरा पार्ट है। इसके अलावा 2 पार्ट आपके आ चुके हैं जिसमें हमने चुनावी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चुनावी प्रक्रिया में किस किस प्रकार के अधिकारी यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, किस किस प्रकार से उनके कार्य होते हैं, उनको समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार की होती है चुनावी प्रक्रिया। आइए देखते हैं कुछ अथॉरिटी जो कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल होती है। इसमें सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इतने बड़े भारतीय क्षेत्र में चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए कार्य करती है। तो हम सबसे देखते हैं कि सबसे उच्चतम बॉडी इसकी क्या होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी यहाँ पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का ऑफिसर होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं तथा प्रोजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इन्हीं सब ऑफिसर्स के बारे में हम आज के व्याख्यान में अध्ययन करने वाले हैं कि यह जो अधिकारी होते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो समझते हैं हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हम देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे अधिकारी आते हैं जो कि इनके अंतर्गत कार्य करते हैं। इन सभी अधिकारियों द्वारा ही चुनावी प्रक्रियाओं को क्या किया जाता है, चलाया जाता है, जिनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। यह सब जो अधिकारी होते हैं चुनावी प्रक्रिया को चलाने का कार्य करते हैं। तो हम देख सकते हैं इनमें सबसे उच्च अधिकारी होता है केंद्रीय चुनाव आयुक्त, जो कि केंद्रीय स्तर पर क्या क्या करता है, खाका तैयार करता है कि किस किस प्रकार से अधिकारियों को कहाँ पर क्या कार्य करने हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 3 अन्य इसके अलावा चुनाव आयुक्त होते हैं। इनमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था। जब हम देख सकते हैं कि जो 18 साल एज यहाँ पर ही पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, जब हम देख सकते हैं कि वोटिंग की जो एज है 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत सारी जो जनसंख्या थी, जो कि 3 वर्षों का जो डिफरेंस हुआ करता था, 18 वर्ष के जो व्यक्ति थे वह यहाँ इसके अंतर्गत लाए गए। तो यहाँ पर बहुत सारे मतदाता बढ़ गए। मतदाता बढ़े, इसके लिए अथॉरिटी की भी आवश्यकता पड़ी। तो जो कि चुनाव आयुक्त एक हुआ करता था वह 3 यहाँ पर हो चुके थे। तो हम देख सकते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बात करें तो यह केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य करता है। तो हम देख सकते हैं कि केंद्र के अंतर्गत क्या आता है कि कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो केंद्र के अधीन होते हैं, जैसे कि हम दिल्ली को ले लें, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे राज्य आते हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लो आप लक्षद्वीप को लेकर चल सकते हैं, तो यहाँ पर यह क्षेत्र क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। और हम देख सकते हैं कि इनको जो रेगुलेशन होता है वह केंद्र के हाथ में ही होता है। जो इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वह केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के लिए कार्य करता है। अब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है आपका जिला। तो हम देख सकते हैं इसको जिले के अंतर्गत ना देखकर हम देख सकते हैं कि चुनावी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि लोकसभा क्षेत्र होता है जो कि किसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हम देख सकते हैं विधानसभा क्षेत्र होता है जो कि विधायक यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो उसी प्रकार से देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है वह जिला स्तर के चुनावी कार्यों को देखता है। इसमें हम देख सकते हैं लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से इनकी नियुक्ति होती है। यानी लोकसभा क्षेत्र हुआ जहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपका जो लोकसभा क्षेत्र होगा सामान्यतः यह देख सकते हैं वह जिला स्तरीय नहीं होता, यह उस डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा क्षेत्र को नियुक्त किया जाता है। और इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पर डाले जाते हैं, जो कि तहसीलों में हम देख सकते हैं कि एक ज़िले में लगभग 7 से 8 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत और भी अधिकारी आते हैं, इनके बारे में हम देख सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की हमने यहाँ पर बात की, तो रिटर्निंग ऑफिसर में आपको याद रखना है यह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या होते हैं, जो कि यह क्षेत्र पर कार्य करते हैं। और हम देख सकते हैं इनकी सहायता के लिए रिटर्निंग ऑफिसर रखे जाते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर
तो यह होता है, यह ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि कुछ निगरानी रखने वाले जो अधिकारी होते हैं, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ, तो यह केवल निगरानी रखते हैं, यानी जो उच्च अधिकारी होते हैं वह केवल क्या करते हैं, यहाँ की फाइल्स को चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से कार्यों का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, जिनको वर्क करना होता है, वह इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, वह ज़मीनी स्तर पर कार्य को करवाते हैं। वह हम देख सकते हैं कि जहाँ जो पोलिंग बूथ होते हैं उन पर किस प्रकार से रेगुलेशन करना है, कहाँ से कैसी वोटिंग मशीनों को भेजना है, किस प्रकार से उनकी जांच की जानी है, तो यह कार्य इनके होते हैं। अब हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो प्रिजाइड करना, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, यह चुनाव के समय पोलिंग बूथ पर जाकर कार्यों पर निगरानी रखता है, यानी यह फील्ड पर जाकर या पोलिंग बूथ जहाँ जहाँ पर होते हैं उन पर क्या करते हैं, जांच करते हैं, यहाँ पर निगरानी रखते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम देख सकते हैं कि यहाँ भी बहुत सारे नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में मतदान करने की प्रक्रिया डिजिटल बना दी गई है। अब डिजिटल का अर्थ का क्या होता है, पहले हम देख सकते थे यहाँ पर सील लगाकर आपको क्या करना होता था, जो वोटें थी वो पर्ची के रूप में होती थी, आपको एक बॉक्स दिया जाता था, उस बॉक्स में आपको क्या करना था, वोटें डाली जाती थी। तो हम देख सकते थे इसमें क्या होता था, धांधली हो जाया करती थी। इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सी वोटें गलत तरीके से भी डाल दी जाती थी। तो इसके लिए बहुत से सुधार किए गए समय समय पर, और हम देख सकते हैं कि आज जो प्रक्रिया है वीवीपैट मशीन के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बटन लगा होता है, बटन के अलावा बटन के सामने जो भी चुनाव चिन्ह होता है उसके सामने जो बटन होता है वह आपको प्रेस करना होता है और वह वोट डल जाती है। इसमें हम देख सकते हैं आउटपुट के रूप में एक आपको स्लिप भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही डिजिटल तरीके से बना दिया गया है। हालांकि हम देख सकते हैं यह इंटरनेट से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता या इसको हैक नहीं किया जा सकता, यह इस प्रकार की मशीन होती है। वीवीपैट मशीन का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है वोटिंग वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यह इसका पूरा नाम है, आपको याद रखना है वोटिंग वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। तो आपको इस बात को यह नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए। अब ऑब्जर्वर में हम देख सकते हैं जैसे कि कोई भी काम होता है या फिर हम एक तरीके से देखते हैं किसी भी चीज़ को और अच्छे तरीके से समझना, उसको ऑब्जर्व करना कहलाता है। तो ऑब्जर्वर इस प्रकार के भी कुछ अधिकारी होते हैं, उनके बारे में हम देखें कि कितने प्रकार के ऐसे ऑब्जर्वर होते हैं जो कार्यों को समझते हैं तथा उनका इम्प्लीमेंटेशन में कार्य करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में यह अधिकारी देखने को मिलते हैं जो कि चुनावी समय में देखरेख का कार्य किया करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जनरल यानी सामान्य ऑब्जर्वर जो होते हैं वह क्या करते हैं, यह चुनावी प्रक्रिया को देखने का कार्य करते हैं कि चुनावी प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक तरीके से चल रही प्रक्रिया को देखने के लिए जनरल ऑब्जर्वर कार्य करते हैं। अब देख सकते हैं हम एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, यह चुनावी खर्चों को देखने का है, किस प्रकार के इससे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि उनको जो खर्चा दिया जाता है, हम देख सकते हैं कि इनके लिए कुछ फंड दिया जाता है जिससे यह चुनाव प्रचार करते हैं। और हम देख सकते हैं कि इनकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं जिनके ऊपर यह खर्च नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में समानता के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जहाँ पर नेताओं को हम देख सकते हैं कि बहुत रिच लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो हम देख सकते हैं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से धांधली की जा रही हो, पैसे वगैरह बांटे हो जा रहे हों, इस प्रकार की वस्तुएं मुहैया कराई जा रही हों जिससे कि वोटों को खरीदा जा सके। तो इस प्रकार के कार्य के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को नियुक्त किया जाता है। यह चुनावी खर्चों को देखने का कार्य करते हैं। प्रत्येक चुनाव में प्रतिनिधि को सीमित खर्चा करने के लिए बाध्य करते हैं, यानी आपको इतना ही खर्चा करना है, इससे अधिक खर्चा नहीं करना है। चुनाव में स्वतंत्रता तथा साफ चुनावी प्रक्रिया को बनाने के लिए कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं पुलिस ऑब्जर्वर की। यह इस प्रकार की जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी को दी जाती है जो कि पुलिस का सबसे सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता है, जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी राज्य की जो कि पुलिस व्यवस्था है उसको कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है। कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को बनाने के कार्य इनके द्वारा किया जाता है, जो कि पुलिस ऑब्जर्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं अवेयरनेस ऑब्जर्वर।
अवेयरनेस का अर्थ आपको पता ही होगा, अवेयरनेस यानी जानकारी फैलाना, जागरूकता फैलाना। तो 2014 से अवेयरनेस ऑब्जर्वर को शामिल करने की बात यहाँ पर की गई। 2014 में इनको रखने के प्रावधानों को जोड़ा गया। तो आपको याद रखनी है 2014 से बीजेपी की सरकार निकल कर आई और यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके द्वारा ये रिफॉर्म लाया गया है। यह लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एक अच्छी सरकार होने के फायदों के बारे में जनता को बताते हैं। और हम देख सकते हैं कि अब की जो वोट है कई ऐसी होती है कि कहीं पर मतदान कम होता है, लोग वोट डालने ही नहीं जाते। तो इस प्रकार से ज़्यादा लोग मतदान में शामिल हो, इसके लिए यह कार्य करता है। अब हम देखते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, ऑब्जर्वर का अर्थ आपको पता ही होगा कि जानकारियों को एकत्रित करने वाला यानी ऑब्जर्व करने वाला। तो हम देख सकते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर यह गुप्त रूप से चुनावी प्रक्रिया पर ध्यान रखते हैं। आप कई बार मजाक भी करते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे पैसे बांटे जा रहे हैं। तो यह क्या करते हैं, सिविल ड्रेस में जाते हैं जैसे कि सामान्य लोग रहते हैं और वहाँ पर जाकर यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्य हो रहा है, कहीं पर गलत तरीके से बूथ कैप्चरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, गलत तरीके से वोटिंग तो नहीं डाली जा रही है। चुनावी समय में जब वोट डालने के लिए लोग जा रहे हैं तो उस समय पर यह पैसा वगैरह तो नहीं यहाँ पर वितरित हो रहा है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव हो सके इसके लिए यह हर स्तर पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखने का कार्य करता है चुनाव कहीं गलत तरीके से मतदान तो नहीं कराया जा रहा। तो इस प्रकार की चीज़ों को देखने का कार्य माइक्रो ऑब्जर्वर करते हैं। एसिस्टेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर यह क्या करते हैं, यह अतिरिक्त अधिकारी होते हैं जो कि चुनावी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों की सहायता के लिए रखे जाते हैं। तो असिस्टेंट एक्सपेंडिचर में हमने यह देखा कि क्या करते हैं ये लोग, जो अतिरिक्त यहाँ पर अधिकारी हुआ करते हैं उनकी हेल्प के लिए रखे जाते हैं। तो हम देख सकते हैं इनके द्वारा कार्यरत अधिकारियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। चुनावी रैलियों पर नियंत्रण भी इनके द्वारा रखा जाता है। हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनावी रैलियाँ होती हैं जिसमें लोग ऐसा होता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत बड़ी रैलियाँ होती हैं जिसमें लोगों को बरगलाने का भी प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, एक ही समय पर दो पार्टियों की रैली होती है। कभी हम देख सकते हैं बीजेपी की भी रैली हो रही है, साथ में कांग्रेस की भी रैली हो रही है। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बनी रहे, तो यह सब देखने का कार्य असिस्टेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं चुनावी प्रक्रिया में टाइम ऑफ इलेक्शन। तो हम देख सकते हैं कि हमारे लिए क्राइटेरिया रखा जाता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में हमें अपने देश में चुनावों को करवाना है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बीच में यदि सरकारें गिर जाती हैं तब भी चुनाव कराए जाते हैं, जिन्हें हम मिड टर्म्स इलेक्शन कहते हैं। तो यह यहाँ पर कार्य करते हैं। शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, तो हम इसके शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल में क्या होता है, यह चुनाव आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाता है किस प्रकार से इसका शेड्यूल रहना चाहिए। जैसे ही चुनाव का शेड्यूल तैयार किया जाता है, जैसे ही चुनाव प्रारंभ होते हैं तो आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लग जाती है और वर्तमान सरकार के जो पावर्स होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो समाप्त कर दी जाती हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि वह अपने पद पर रहते हुए इस प्रकार के गलत कार्य ना करें, इस प्रकार की गलत घोषणाएं ना करें जो कि चुनावी प्रक्रिया को बदल दें। इस प्रकार के बयान देकर ना आए कि हम ये माफ़ कर देंगे, वो माफ़ कर देंगे, आपके लिए इतनी सुविधाएं मुहैया कराएंगे और इस प्रकार से वोटों को अपनी ओर आकर्षित करें। तो इस प्रकार के कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ का अर्थ होता है शपथ लेना, अफर्मेशन का अर्थ होता है भी यहाँ पर प्रतिज्ञा लेना। तो हम देख सकते हैं ओथ अफर्मेशन, इस पर यहाँ पर क्या कार्य किया जाता है, इसमें प्रतिनिधि अपनी जानकारी देता है, यानी ओथ के रूप में अपनी सारी जानकारी क्या होता है साझा करता है। वह अपनी घोषणा पत्र में जो भी अपनी पार्टी के मोटिव हैं उनके लिए प्रस्तुत करता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह अपने स्वयं से अपनी जानकारियों को यहाँ पर साझा करते हैं जो कि यहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं। इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो इलेक्शन कैंपेन भी आपने देखे होंगे, इसमें 2 सप्ताह का समय दिया जाता है आपको प्रचार करने के। तो 2 सप्ताह के समय में आप जाकर अपने पर्चे बांट सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, अपने मोटिव बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पर कार्य करना चाहते हैं। तो यह एक प्रकार से प्रचार का समय होता है जिसमें चुनाव लड़ने वाला प्रतिनिधि अपनी पार्टी का प्रचार करता है। इसमें यह देखा जाता है कि कहीं लोग चुनाव में मतदान के बदले पैसे या अन्य वस्तुएं तो नहीं ले जा रहे हैं। तो इलेक्शन कैंपेन का अर्थ यह होता है कि आपको केवल प्रचार ही करना है।
अब हम चुनावी प्रक्रिया को और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हम पोलिंग डे की बात करते हैं। यह आदर्श आचार संहिता का समय होता है जब वोटिंग कराई जाती है, जिसमें प्रचार प्रसार को बंद कर दिया जाता है तथा उस समय पर केवल वोटिंग ही कराई जाती है तथा सबके लिए इस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है कि कहीं पर किसी भी प्रकार से धांधली ना हो तथा चुनावी क्षेत्र में कानून व्यवस्था पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस के द्वारा ही प्रशासन उस समय पर चलाया जाता है और यहाँ पर कोई हम देख सकते हैं अंतरिम सरकार होती है जो कि कार्य नहीं करती। आदर्श आचार संहिता का यह समय होता है। तो हम यहाँ पर करते हैं बैलेट पेपर एंड सिम्बॉल्स की बात। सिम्बॉल्स क्या होते हैं? चुनाव चिन्ह होते हैं। जैसे ही आप वोट डालने जाते हैं वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? मशीन देखने को मिली। मशीन के सामने बटन होंगे, बटन के बाजू में चुनाव चिन्ह होंगे जिसमें चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं। उन प्रतिनिधियों को आपको वोट देना होता है। मान लो कोई बीजेपी का कैंडिडेट है, यदि चुनाव चिन्ह के सामने वाला वोट डालते हैं तो आपकी वोट वो बीजेपी को जाती है। कांग्रेस का चिन्ह दबाते हैं तो कांग्रेस के पास वोट जाती है। वोटिंग प्रोसीजर की बात करें तो वोटिंग प्रोसीजर में क्या होता है कि किस प्रकार से वोटिंग कराई जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि वोटिंग कराने के लिए हम देख सकते हैं कि 1500 लोगों पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है। लगभग ऐसा यह इनके द्वारा एनालाइज किया जाता है कि एक दिन में एक पोलिंग बूथ पर 1500 व्यक्ति आराम से वोट डाल सकते हैं। सारे दिन में लगभग यह 1500 वोटों को डलवा सकते हैं। तो जहाँ पर भी ऐसा माना जाता है कि जिससे जो यहाँ पर वोटिंग लिस्ट के अनुसार ऐसा देखा जाता है कि 1500 व्यक्ति हैं, उन्हीं के पास वाला जो क्षेत्र होता है, कोई स्कूल हुआ, कोई सरकारी भवन हुआ, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बना दिए जाते हैं जहाँ जाकर आप आसानी से वोट को डाल सकते हैं, जो कि आपके घर के नज़दीक होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें तो यह मशीन किसी भी प्रकार से नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती है, अर्थात इसमें हैक होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। इसी कारण इसमें हैक होने का ना तो खतरा होता है और हम देख सकते हैं कि आसानी से आपकी वोटिंग करा ली जाती है। आगे देखते हैं चुनावी प्रक्रिया में। तो सुपरवाइजिंग इलेक्शन की बात करें तो इस प्रक्रिया में बार बार वोटिंग मशीन की जांच की जाती है। जहां जहां पर भी वोटिंग मशीन जाती है उसकी जांच की जाती है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जहां पर सारी वोटिंग मशीनें एकत्रित होती है वहां पर जांच होती है। और हम देख सकते हैं इसकी जो ट्रैवल का टाइम होता है, मान लो यहाँ से यह पोलिंग बूथ पर जा रही तो पोलिंग बूथ पर जाने से पहले उसकी जाँच की जाती है। बार बार इसके ट्रायल किए जाते हैं। ट्रायल पूरा होने के बाद ही यहाँ पर वोटिंग कराई जाती है कि मशीन ठीक तरह से कार्य कर रही है। हम देख सकते हैं काउंटिंग ऑफ वोट की बात करें तो वोटों की गणना किस प्रकार से होती है। पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। तो हम देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ की जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति यहां पर आ जाता है तो वह वोट आवश्यक है कि वह वोट डालेगा। और हम देख सकते हैं कि लाइन अगर यहाँ पर लगी और 5 बजे का समय दिया गया है तो जब तक यह लाइन समाप्त नहीं होगी, जब तक आखिरी व्यक्ति जो कि वोटिंग डालने के लिए आया है वह वोट नहीं डाल लेता, तब तक यह बंद नहीं किया जाएगा। सारे व्यक्तियों को यहाँ पर वोट कराई जाएगी। समय कितना भी लगे, मतदान केंद्र पर बिना मतदान किए व्यक्ति को बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसके बाद इसकी क्या होती है, जब सारी वोटें डल जाती हैं तो यहाँ पर गिनती कराई जाती है। मीडिया कवरेज की बात करें तो मीडिया कवरेज इसलिए किया जाता है ताकि किसी प्रकार की धांधलियाँ हो। चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए समस्त कार्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। और हम देख सकते हैं इसके अलावा मीडिया के द्वारा सूचना को देश भर में प्रसारित किया जाता है। जो भी यहाँ पर अपडेट आ रहा है, जहाँ से कोई भी पार्टी जीत कर आ रही, तो हम देख सकते हैं चुनावों के समय पर हमने देखा है कि यहाँ पर तुरंत ही क्या किया जाता है, वो पोल खुलने लगते हैं जहाँ जहाँ से वोटिंग कराई जाती है, तो सब लोगों के लिए इसकी जानकारी दे दी जाती है। इलेक्शन पिटीशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि जो कि हार रहा होता है और उसको पता चलता है कि सामने वाले प्रतिनिधि जो कि जीत रहा है, या फिर कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसको लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, धांधली के तरीके से क्या किया गया, गलत तरीके से मतदान कराया गया है, तो मतदान गलत तरीके से कराया जा रहा है, तो यहाँ पर वह पिटीशन भी डाल सकता है, कोर्ट में बोल सकता है, कोर्ट में पिटीशन की जा सकती है कि चुनाव गलत तरीके से कराए गए हैं। सबसे बड़े चुनावी क्षेत्र तो हम देख सकते हैं कि बाड़मेर राजस्थान, कच्छ गुजरात, अरुणाचल प्रदेश वेस्ट, यह सबसे बड़े चुनावी क्षेत्र हैं। और छोटे चुनावी क्षेत्रों को यदि हम देखें तो यह चांदनी चौक दिल्ली हुआ, कोलकाता नॉर्थ वेस्ट हुआ, मुंबई साउथ महाराष्ट्र, दिल्ली तथा दिल्ली सदर,
जो मुंबई साइड यानी जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, दिल्ली सदर में जो दिल्ली का क्षेत्र है, तो यह सबसे छोटे चुनावी क्षेत्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सी जानकारी प्राप्त की, चुनावी प्रक्रिया से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से मतदान कराया जाता है, तो यह सब जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की। तो यहाँ पर हमारा जो चुनावी प्रक्रिया का जो व्याख्यान होते हैं वह समाप्त होते हैं। इसके बाद हम परिसीमन आयोग, किस प्रकार से राज्यों की सीमा डिसाइड की जाती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार की जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें जो कि इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें। स्टडी राइट बाय मनी पांडे से पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।